हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? स्वागत है आपके मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर में जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में स्वागत है आपका 2024 और 25 के एकेडमिक सेशन में। आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्लियर देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेक्चर में हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप में आने वाले हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी का मूल ना मालूम हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कोई मूल मालूम हो तो उसको रख करके उस समीकरण के सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि को कैसे जांचेंगे। इन सारी चीजों को ब्रीफली जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंस हमें फॉलो करना होगा और पूरा सेशन अटेंड करना होगा। तो क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जब तक क्लियरिटी नहीं आए तब तक सेशन बंद मत करना, गारंटी लेता हूं। 3 चैप्टर जैसे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, वैसे मैं चौथा चैप्टर भी क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है द्विघात समीकरण, इन सारी चीजों को ब्रीफली जानने और समझने के लिए आपको कंसिस्टेंट हमें फॉलो करना होगा और लगातार सेशन अटेंड करना होगा। कोई भी क्लास मिस ना हो, इसका विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। क्या हो? कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो। कोई ऐसा इक्वेशन लिखा हो जिसका मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, वही समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² + bx + c = 0। ध्यान से देखना, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। क्या है? 2 है। कभी भी ध्यान देना, जो भी द्विघात समीकरण होंगे उसमें 2 पद होंगे, 2 चीजें से मिलकर के क्या होगा, बना होगा। एक तो चर राशियों से और दूसरी अचर राशियां। जैसे मैं बात करूं, चर राशियां क्या हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया इत्यादि, ये सब क्या होंगी, चर राशियां होंगी। आपने क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक नहीं, वहां तो मतलब आपने पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ा है, लेकिन उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आप यहां पढ़ने वाले हैं। तो x, y, z इत्यादि ये सारी क्या हैं, आपकी चर राशियां। चर राशियां यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वे होते हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती है। कंटिन्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, जिनकी वैल्यू, अभी x की वैल्यू, कोई समीकरण दिया हो और इस समीकरण को सॉल्व करो, x की वैल्यू 2 आ गया, कुछ देर बाद -5 आ गया, कुछ देर बाद 7 आ गया, कुछ देर बाद 9 आ गया, कुछ दिन बाद 40, 50, 60, 70, 80, मतलब उसी x को ही कभी x 2 के रूप में, कभी -2 के रूप में, कभी 3 के रूप में, कभी 1 के रूप में, कभी 0 के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को चर, चलने वाली, जिनकी वैल्यू क्या हो, चल रही हो, जिनकी वैल्यू क्या हो रही हो, बराबर चेंज हो रही हो, उसे हम कहते हैं चर राशियां यानी कि वेरिएबल। अब हम बात करते हैं अचर की, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ध्यान रखना, यहाँ x जो है या x², ये सारी क्या चीज़ें हैं, चर राशियां हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें a की, बात करें b की, बात करें c की, ये सब क्या हैं, ये सारी हैं अचर वैल्यूज। क्या है? अचर वैल्यूज। a का मान कभी कुछ b नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, d नहीं हो सकता। मतलब 2 जो है, 2 का मान कभी 3 नहीं हो सकता। 2 को कभी 4 कहेंगे क्या? कभी 2 को 7 कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे। इसका मतलब इस टाइप का ऐसा समीकरण जिसकी पावर सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, और जिसमें क्या हो, चर और अचर 2 चीजें पाई गई हों। अब होंगी ही होंगी। जैसे मैं बात करूं 4x² + 3x - 2 = 0। अगर हम बात करें यहां की वेरिएबल क्या है, क्या वेरिएबल क्या है, तो आप तुरंत कह दीजिए x है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कांस्टेंट क्या है यानी अचर क्या है, तो आप जस्ट बोलिए 4, 3, -2। क्या? 4 है, 3 है और -2। ये क्या है, वेरिएबल्स है, चर और अचर। क्या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक बार देख लूं मैं, क्या आपको प्रॉपर दिख भी रहा है या नहीं। अगर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो क्या करिए, कमेंट करिए। क्या करिए, थोड़ा सा कमेंट करके कॉन्सेप्ट को हमारे क्लियर करिए। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आनी चाहिए आपको।
ये ध्यान रहे, ठीक है ना। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हम क्या करेंगे, जबरदस्त लर्निंग लेंगे, थोड़ा सा रुक के लेंगे, आराम से लेंगे, कंफर्ट जोन में लेंगे, समझ में आते हुए लेंगे। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो। ध्यान रहे, उस समीकरण में 2 चीजें पाई जाएंगी, एक कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, यानी चर और अचर। वेरिएबल मतलब चर और कांस्टेंट मींस अचर। वेरिएबल जो होंगे, कभी कोई समीकरण x के रूप में लिखा होगा, कोई y के रूप में, कोई z के रूप में, ये सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वेरिएबल के रूप में होती हैं। वहीं वो वेरिएबल के साथ में कौन मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस के साथ में ऐड होंगे, कौन कौन, a b c, कोई कांस्टेंट्स। तो उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे इतने सारे कंडीशंस को अगर कोई समीकरण फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बोलो, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक बात बोलूं, ध्यान रहे, इस जो स्टैंडर्ड समीकरण है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड समीकरण है। क्या है ये, एक स्टैंडर्ड मानक समीकरण है। क्या है ये, एक मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं, ध्यान रहे, उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म गायब ना हो, यानी कि ए नेवर बी इक्वल टू 0। मतलब कोई समीकरण लिखा हो किसके रूप में, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो ए की वैल्यू होगी वो नेवर बी इक्वल टू 0। ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही चाहिए। एक्स का टर्म हो ना हो तब भी चलेगा। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 2, ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाए तो यह द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकता। जैसे लिखा होता 4x माइनस 2, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है भाई, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यह द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने कि ए नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण है, इस मानक समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म तभी होगा जब ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ए की जगह पर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कैसे होगा, जल्दी बोलो। जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कैसे होगा? क्या मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं? क्या मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं बच्चों? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ रहा है ना? द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। ध्यान रहे, सबसे बड़ी घात 2 हो, उसमें वेरिएबल्स भी हों और कांस्टेंट्स भी हों। घात को हम पावर बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसमें वेरिएबल भी होने चाहिए और कांस्टेंट्स भी होने चाहिए। ध्यान रहे, साथ में ध्यान देना कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में होगा, तो इसे हम कहेंगे ये एक स्टैंडर्ड समीकरण है। पर ध्यान रहे, ए नेवर बी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि दूसरे समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। क्या, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। अदरवाइज वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जल्दी बोलो, कुछ कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है कि ये द्विघात समीकरण आप है या नहीं। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या करना पड़ेगा? हाँ, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बताता हूं क्या समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूं कि क्या समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और देखो, जैसे कोई दिया हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू दे रखा हो +1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर तब तक नहीं देंगे जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। क्या बोला मैंने? कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तब तक नहीं देंगे जब तक आप इस पूरी बात को समझ नहीं जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं आप, द्विघात समीकरण है या नहीं?
आप तब तक मत बोलिएगा जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। मतलब मेरी कहने का है कि पहले इसको सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करके चेक करो एक्स स्क्वायर का टर्म बचता है कि नहीं बचता है। कभी कभी कोई कोई समीकरण ऐसा दे दिया जाएगा कि जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा ही नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिएगा, वो भी समझाऊंगा, बस यहां अभी समझो खाली। यहाँ इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 और x यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ध्यान से देखना इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। जल्दी बोलो। 2x माइनस में है, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 4x। अब अगर ये नहीं समझ में आता है ना तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अरे भाई इसको इधर लेके जाओगे माइनस में जाएगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस में है तो 2 ये भी माइनस तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं यानी माइनस 4x हो जाएगा। और इस 3 को इधर ले जाओगे तो प्लस 3 के रूप में जाएगा इक्वल टू 0। चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अब इस माइनस 4x को आगे ले लेते हैं, 4x और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण को सॉल्व करने के बाद लास्ट इक्वेशन आया वो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है। अब ध्यान से यहां देखना, अगर मैं यही लिख दिया होता, अब ये अभी भी है, अभी है, आगे की बात कर रहा हूं। अगर यहां एक्स स्क्वायर मैंने लिखा होता, ध्यान से देखना, अब क्या होता? अब दिमाग जोड़ो तो अब क्या होता? अब ये समीकरण ओपन कर दिया आपने यहां तक। अब यहां के बाद हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इधर है, कट जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है। जैसे इसको इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा माइनस 2x। ध्यान से देखना, माइनस 2x और प्लस 1 और प्लस 1, 4 1 5 हो जाएगा, प्लस 5 और इधर माइनस 3 है, इधर लेके जाओ आप, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2x और 5 में से 3 जाएगा तो बचोगा कितना? बचेगा बच्चों 2। क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे नहीं है भाई, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसको समझाया था कॉन्सेप्ट को। तो जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, कभी मत बोलना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जब तक आप, क्या बोला मैंने, कि जब तक आप इसको समझ मत लेना, क्लियरिटी ना आ जाए, तब तक मत बोलना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर आप वैसे देख रहे होते जब ये स्क्वायर नहीं था तो आप देखते तो कहते यहां तो स्क्वायर नहीं है, यहां भी स्क्वायर नहीं है, तो आप वैसे ही भी बोल देते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। लेकिन जब इसको सॉल्व किया हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। कंडीशन कैसा बना? कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन कैसा बना? कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए दिमाग को हमेशा ठिकाने रखना, प्यार से, आराम से क्या करना? कूल डाउन, थोड़ा सा कूल डाउन। पहले क्या बोलना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 4 बार बोल के और फिर क्या करना? कंफर्ट जोन में पेन उठाना, सॉल्व करना। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म इक्वेशन में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्या मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं? कमेंट करो फटाक से, क्या मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं? जल्दी कमेंट करो हाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट डालें और आगे बढ़ें। अगर जरूरत समझें, आपको बेनिफिट मिल रहा है, रोज आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो क्या करो? अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो। क्या करो? जल्दी बोलो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रेट बच्चों। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको 2025 और 24-5 के सेशन में आए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट एक एक आपको आराम से स्मूथली ऐसे ही समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या? जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन जिम्मेदारी किसको लेना है? आपको। ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और उसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे मैं एनसीईआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेता हूं और आपसे पूछने वाला हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बोलना मत तब तक जब तक आप सॉल्व मत कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जल्दी इसको कमेंट करो। पहले इसको वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो, रोक लिया, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया, सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। अब कमेंट में जल्दी लिखो। पहले क्या करो? कमेंट में लिखो पहले, उसके बाद आगे बढ़ो। पहले कमेंट में लिखो इसका आंसर
कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक है तो यस लिख देना, और अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो नो लिख देना। जल्दी लिख के बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, आप ही के लिए है ये, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बात बोलूं, अभी इस क्वेश्चन को देख करके होल स्क्वायर है, इसका मतलब होल स्क्वायर आएगा, यहां क्यूब है क्यूब आएगा, ये सोच करके आप आंसर मत देना। वीडियो को पॉज करो, पॉज कर दिया, क्लियर यही। अब एक काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व किया, कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना, आपको माइंड को ओपन करने का प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, जल्दी बोलो, आपके दिमाग को खोलने का प्रैक्टिस। क्या चल रहा है ये आपका क्लासरूम लेक्चर चल रहा है। क्या चल रहा है, फील आनी चाहिए कि मैं राघवेंद्र पांडे आपके सामने बैठा हूं और आपसे कह रहा हूं क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो आ जाओ, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, को ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योगफल, क्रमागत है, ध्यान देना, मतलब एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 है। पूछो क्यों, अगर आपने पहला नंबर 7 मान लिया तो अगला नंबर क्या होगा, 7 प्लस 1 होगा, यानी तभी तो 8 आएगा। यानी कि 7 कोई नंबर नहीं मान सकते, क्योंकि नंबर तो ज्ञात करना है। इसलिए आप मानोगे क्या कि x है और दूसरा क्या है, x प्लस 1 है, और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन तब पूछ रहा है जब कह रहा है पहले और दूसरे दोनों नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो 300 समथिंग आ रहा है, यानी कि 306 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। x प्लस x, ब्रैकेट को ओपन करोगे ये हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू मिलेगा 306। इसको 2 को इधर लाओगे आप तो 2x इक्वल टू मिलेगा 306 माइनस 2 यानी 304। अगर इस 2 को इधर भेजोगे तो बाई 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गया, 152, और जब x की वैल्यू 152 आया तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा, 153। यानी जो दोनों नंबर है वो क्या है, 152 और है 153। अगर आपको दिक्कत हो रही है कोई चीज समझने में, क्या हो रहा है, हाँ क्या बोला कि x प्लस 1 और हाँ x प्लस 2 इक्वल टू 306, सही है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, अच्छा भाई थोड़ा सा, योगफल नहीं है गुणनफल है, अरे गड़बड़ हो गया, योगफल नहीं है गुणनफल है, ये है मल्टीप्लाइड बाई है। क्या है, मल्टीप्लाइड बाई, इसीलिए तो ये आंसर गलत आने लगा था। पूछो क्यों कैसे। अच्छा एक बात बताओ, हमें ये कैसे पता चल गया कि ये आंसर गलत आ रहा है। हमें पता इसलिए चला बेटा क्योंकि यहां 6 आ रहा था, 306, और 3 और 2 को ऐड कर रहा था तो 5 आ रहा था। तुरंत मुझे समझ में आया कुछ गड़बड़ हो गया, तो मैंने सोचा हो सकता है कहीं सॉल्व करने में दिक्कत हो। फिर मैं देख रहा हूं एकदम सही है, एकदम सही है, फिर गलत कैसे हो गया। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बार बार इसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये आपका अभ्यास आपको क्या बनाता है, परफेक्ट बना देता है। तो ध्यान से देखना। चलो गलत हो गया था, इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू एक्स, यानी 2x हो जाएगा इक्वल टू 306, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 306 इक्वल टू 0। और अब कह रहे हैं इसके वैल्यू फाइंड करो। ये देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया, ये है एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको आता है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको आता है। याद आया कुछ, दिमाग लगाओ, जल्दी सोचो, कुछ याद आया, जल्दी बताओ। क्या दिमाग आपका चल रहा है, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ ये वही बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करो बच्चों, फैक्टराइज करो, सिद्धाचार्य का नियम लगा लो और फैक्टराइज करके इस वैल्यू को फाइंड आउट करो। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। तो इसको क्या करो, 306 को फैक्टराइज करो, और ऐसा फैक्टराइज करो कि 2 हो जाए।
ऐसे ही तो होता है। चलो देखो भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 हो तो हम a इंटू सी को ऐसा फैक्टर करते हैं कि b आ जाए। तो a की जगह पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और c की जगह पर 306 है, तो माइनस है और 306 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। इसको ऐसा तोड़ो, ऐसा ब्रेक करो आप कि इनको ऐड करने पर क्या आ जाए, b, और b की जगह पर क्या है, जल्दी बोलो 2 है, जल्दी बोलो क्या है, 2 है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज ना कर पाओ, क्या ना कर पाओ, फैक्टराइज ना कर पाओ, तो मैं आपको यहां फैक्टराइज करके दिखा रहा हूं। 306 को जब आप फैक्टराइज ना कर पाओ तो तुरंत क्या करो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर डालो। ये 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अभी किसी और से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3, 2 1 21, 3 7 जा 21, फिर 17 से 1, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है और जब तक 1 ना आ जाए तब तक शुरू रहना। अब ध्यान से देखो, इसको फैक्टराइज करो कि क्या आ जाए, 2 लेके आना है लास्ट में जोड़ने पर। तो देखो इधर 3 2 जा 6, 2 जा 18, सॉरी 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। फिर क्या करोगे, 17 2 जा 34 और 3 3 जा 9, 34 में से 9 माइनस करोगे फिर नहीं आएगा, है ना, जल्दी बोलो। तो 34 में से अगर नहीं करोगे तब भी नहीं आएगा, सही है ना, जल्दी बोलो। हाँ, फिर क्या हो सकता है, सोचो एक बार और, सोचो थोड़ा सा और, सोचो थोड़ा सा और, सोच करके लगाओ। क्यों, क्योंकि कहा है कि क्या करो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। फिर क्या कर सकते हैं, 17 है, 3 3 जा 9, 2 जा 18 है, अगर कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ x² इंटू 2x, सही है, 2 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना, सही तो लग रहा है इक्वेशन। फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये क्यों नहीं लग रहा है क्वेश्चन, सोचो थोड़ा सा और, सोचो थोड़ा सा, क्या करो और सोचो, क्या करो, थोड़ा सा और सोचो आप। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आएगा, जल्दी बोलो। इसको फैक्टराइज करो भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी बोलो, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको फैक्टराइज ही करना है। और अगर मैं चाहूं तो आपके लिए छोड़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इस तरीके से इसको जैसे मैंने करके दिखाया ऐसे ही आपको करना है और करके आपको कमेंट करना है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं लगा रहा, आपको ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना है, आपको ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आंसर सॉल्व करने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आएगी वो क्या करना, पहला नंबर x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, यानी कि पहला मान लो 7 आया तो दूसरा 7 + 1 यानी 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों नंबर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सोच के थोड़ा सा और सोचो, आराम से सोचो, कंफर्ट जोन में आकर के सोचो, फटाक से सोच करके आंसर लिखो, आंसर लिखो। मैंने पूरा ट्रिक आपको समझा दिया, अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी श्रीधराचार्य बताएंगे तो श्रीधराचार्य से लगाना, ठीक है ना, बस थोड़ा सा वेट करो। पर मैं नहीं लगा रहा, क्या नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा है। किसको लगाना है, फिर आपको, किसको लगाना है, आपको लगाना है। अरे जल्दी बोलो, किसको लगाना है, जल्दी बोलो, हमको लगाना है, क्योंकि जब तक आप हमसे इंगेज नहीं होगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ध्यान से देखना, सबसे बड़ी बात ध्यान से देखना, बोलूं अभी मैं समझाता हूं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं उसके 2 मूल होते हैं, 2 मूल मतलब रूट, क्या होते हैं, 2 मूल होते हैं। जल्दी बोलना, कितने मूल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कितने मूल होते हैं, जल्दी बोलो। द्विघात समीकरण के कितने रूट होते हैं, मूल मतलब रूट कितने होते हैं, 2 होते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। +c = 0, जितनी सबसे बड़ी पावर होती है उतना ही उसके मूल होते हैं। मूल मतलब रूट्स, कितने होते हैं, रूट्स। जितना बड़ा पावर, जैसे मान लो कोई समीकरण दिया होता x³ - 3 = 0, यानी इसमें x के 3 मान आते, यहां x का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, इसका मतलब x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो इसका जो रूट आते हैं उनके रूट को हम यहां क्या मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा, और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ये सिंबल है, इसको याद कर लेना है। बीटा ऐसे बना है, अल्फा ये बना है, ठीक है ना। जल्दी बोलो, क्या समझ में आ रहा है बच्चों, क्या आपको प्रॉपर दिखाई भी दे रहा है जो हम लिख रहे हैं, क्या आप प्रॉपर हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों, एकदम क्लियर दिख रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 बच्चों, ग्रेट, ठीक है ना। चलो
तो इस तरीके से हम इनके दो मूल होते हैं और इन दोनों मूलों के समीकरण होते हैं। कुछ समीकरण का कंडीशन होता है, उसी हिसाब से हम इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके, क्या करके, फैक्टराइज करके आप इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी क्या करके मैंने बोला गुणनखंड करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, श्रीधराचार्य, क्या पढ़ाना है, श्रीधराचार्य का सूत्र पढ़ाना है। उस सूत्र से आप फटाक से आंसर को कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रहे, श्रीधराचार्य की जरूरत तभी पड़ती है जब बड़े होते हैं न्यूमेरिकल्स, जब उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं तो दिक्कत जब होती है तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी आ रही है क्या मैं क्लैरिटी दे पा रहा हूं? ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा और बोलूंगा। ये जो अल्फा और बीटा, इसके दो मूल हैं, जो दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे कहने का मतलब है ये जो भी रूट आएगा, जैसे अल्फा की वैल्यू मान लो 2 आता है और बीटा की वैल्यू मान लो -2 आता है या 3 आता है, कुछ भी मान लो, तो जो भी आता है ये इज अल्फा -2 = 0। मतलब अल्फा का वैल्यू तभी निकल सकता है जब ये जीरोज होंगे, क्या होंगे, शून्यक होंगे। मतलब इसको =0 लिखने पर ही, सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलेगा। इसके साथ अगर बात करें बीटा की, तो बीटा इधर आएगा +2 तो इधर आएगा +2 = 0। मतलब ये जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? px के जीरोज होते हैं। कोई समीकरण दिया है, मान लो यही दिया है ax² + bx + c = तो ये px है मान लो, और इसके जो px की वैल्यू जो दी है और जो अल्फा और बीटा इसका वैल्यू दो आ रहा है, ये अल्फा और बीटा आर दी जीरोज ऑफ द px। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। उस समीकरण के शून्यक होते हैं। अगर याद हो तो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल जब पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से स्मूथली आपने पढ़ा था। याद आ गया? एक बात बोलूं, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको जिस बुक का रेफरेंस दिया जाए वो बुक फिर से खोल देना है। अच्छा, कितने लोगों ने 9th की किताबें सेल कर दी या दूसरे को डोनेट कर दिया? भाई तू भी पढ़ ले, तुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला अगर 1000 रुपये नहीं खर्चा कर सकता अपने पढ़ाई पर तो ध्यान रहे वो कभी भी पढ़ेगा नहीं। कोई ये ना कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है या ऐसे कोई चैलेंजेस हैं। पैसे सबके पास हैं। हम अनर्गल यूज करने के लिए 1000 रुपये यूज कर लेते हैं। तंबाकू खा लेंगे, गुटखे खा लेंगे, ड्रिंक वगैरह कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, फ्रेंड्स को पार्टी दे देंगे, बर्थडे पार्टी में इधर उधर इन्वेस्ट कर देंगे, इधर उधर। लेकिन हम क्या करेंगे? तो ये ध्यान रहे कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ेगी जब हम आपको रेफरेंस देंगे कि आप एक काम करो, आज जाके देख लेना। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको ये देखना चाहिए, कहाँ देखोगे? शून्यक देखने के लिए क्लास 9th का पॉलिनोमियल यानी बहुपद देखना होगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो इस तरीके से जो मान निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो। अब मैं कोई समीकरण की वैल्यू निकाल करके आपको दिखाता हूं। क्या करता हूं? किसी समीकरण की वैल्यू निकाल करके दिखाता हूं कि होता कैसे है। जैसे मैं बात कर लूं 3t² - 48 की, किसकी? 3t² - 48 = 0 एक समीकरण दिया है और यहां जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। क्या? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। पॉलिनोमियल बोलो, क्वाड्रेटिक बोल दो, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। इस समीकरण का शून्यक निकालना है, यानी कि इसके रूट निकालनी है। यानी कि मैं कहता हूं अल्फा और बीटा, इसके मूल का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसके मूल का मान। चलो देखो, यहां से कुछ कॉमन कर सकते हो आप, अगर कॉमन करना चाहो। अगर ना करना चाहो तो इसको डायरेक्ट भेज सकते हो। ये इसको लिख सकते हो आप 3t² = -48 इधर आएगा तो +48। जब आप t² = लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 48/3, 3 × 1 = 3 और 1 8 18, 3 6 = 18, यानी जो t² का मान आएगा वो कितना आएगा? 16। और अगर बच्चों हम बात करें t² का तो 16 है तो t = क्या हो जाएगा? √16 होगा। और जब t की वैल्यू बात करोगे, जब ये रूट के बाहर आएगा तो आ जाएगा +-4। जल्दी बोलो, यानी t का मान एक बार +4 आ रहा है और इसी t का मान एक बार -4 आ रहा है। एक बार यहां क्या लिखोगे? प्लस लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार लिखोगे माइनस लेने पर। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू एक बार आया, एक बार प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। किसके साथ? 4 के साथ। तो t का मान एक बार 4 आया है, एक बार -4 आया है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब ये 4 और -4 आया है, चेक करके दिखाता हूं। जब आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे ना
तो इस जीरोज को, मतलब इसकी जो वैल्यूज आती है, इस वैल्यूज को रखोगे इस समीकरण में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चेक करो, 3t² माइनस 48 इक्वल टू 0। 3 इंटू टी की वैल्यू कितना है? 4, पहले +4 लेने पर, तो 4 लोगे तो क्या हो जाएगा? 4, चलो 4 का स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। देखो कट गया कि नहीं हो गया? इसीलिए तो इसको जीरोज बोलते हैं, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण का शून्यक बोलते हैं। क्या मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं? आज मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। किस पे बात कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। किस पे बात कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है बच्चों? अब अगर मैं चाहूं तो आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा सकता हूं, है ना? लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? कॉन्सेप्ट। जब आपको लगे कि नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलना जरूर। ठीक है ना? ठीक है ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने होते हैं। क्या करने होते हैं बच्चों? सॉल्व करने होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है हमारे पास। क्या है? क्वेश्चन का भंडार। तो उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन चलो अच्छा ले लेते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट तो लगभग क्लियर कर दिया है मैंने। अभी आ जाओ, एक इक्वेशन ले लेते हैं। चलो आ जाओ, मैं ले लेता हूं 2013 का क्वेश्चन एक है, और x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब मूल ज्ञात कीजिए। हल कीजिए का मतलब मूल ज्ञात कीजिए। जब भी लिखा हो, जैसे क्या लिखा है? x² माइनस 1/9 को हल कीजिए, को हल कीजिए। इसका मतलब लिखा हुआ है सॉल्व क्या? x² माइनस 1/9। बस इतना सा दिया है। अब सॉरी, मतलब इक्वल टू 0 भी दिया होगा, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। क्या कर सकते हो आप? सीधा इसको लिख सकते हो x² माइनस 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब ये लिखा है a² माइनस b²। अगर किसी को फार्मूला याद है तो थोड़ा सा टाइप करो, कुछ तो जल्दी टाइप करके बताओ कि हाँ हमको याद है। जल्दी लिखो, टाइप करो, फटाक से टाइप करो, पहले आंसर करो, फटाक से टाइप करो कि आपको a² माइनस b² का फार्मूला याद है, आप भूले नहीं हैं। यानी होता है बच्चों a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b। क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b। इसको लिख सकते हो आप क्या? x माइनस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अगर इससे, और अभी दूसरा तरीका बताता हूं, दोनों से वैल्यू सेम आएगा। यानी x माइनस 1/3 इक्वल टू 0, पहला टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। आइए इस सेकेंड वाले टर्म को, x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1/3। x के दो मूल, यानी सबसे बड़ी घात कितनी थी? 2 थी, और इसके दो मूल आ गए, एक x का मान प्लस 1/3 और x का मान माइनस 1/3। आओ इसको यहीं सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते थे बच्चों x² इक्वल टू 1/9, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते थे? √1/9। ध्यान से देखना, इस √1/9 को 1 इंटू 1 तो लिख सकते हो, पर 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो। पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस 1/3। क्या आएगा? प्लस माइनस 1/3। एक बार प्लस लेने पर x की वैल्यू क्या आएगी? 1/3, और एक बार जब माइनस लेने पर तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1/3। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है? ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। क्या था ये? आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? कमेंट करो भाई, नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं? ये बताओ, आप नोट किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो, नोट किया कि नहीं किया? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बस ध्यान रहे, प्रश्नों को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और आराम से पढ़ करके उनको आंसर करना है। ध्यान देना, अभी आपके पास बहुत समय है। कितना है? बहुत टाइम है। तो जो बहुत टाइम है इसको क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। किसमें? अपनी लर्निंग पे। किस पे इन्वेस्ट करोगे? इसको अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करोगे। पूरा समय का सदुपयोग करो। एक का इस समय गोल हमारा क्या है? लक्ष्य बहुत बड़ा है, उस लक्ष्य को पाना है। सेशन चल रहा है 2024 और 25। ध्यान रहे, भूल ना जाना, समय नहीं है आपके पास, लर्निंग करते रहना। चलो आओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज से ले लेते हैं। 3x² इक्वल टू
ध्यान से देखना, 3x² इक्वल टू 27। अब इसका क्या करूं, देखो क्या करूं, x² को हल कीजिए कह रहा है, इक्वल टू 27/3, 3 बन जा 3 9 जा, x² इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, ये बाहर आएगा +-3, पेयर बनेगा ना, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू बच्चों 2 मान आ गया x का, x इक्वल टू एक बार 3 प्लस लेने पर और एक बार x की वैल्यू -3। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जल्दी बोलो भाई, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। हाँ, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं 2x² इक्वल टू 8, इसका आंसर हमको चाहिए, 2x² इक्वल 8, आंसर कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, पॉज किया, सॉल्व करो, सॉल्व किया, अब आंसर लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और मैं आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देने वाला हूं। कितना क्वेश्चन देने वाला हूं, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जैसा मैं सॉल्व करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस ये हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, 2x² -32, 2x² -32 इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, क्या दे दूं मैं, x² इक्वल टू 20, इसको भी सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी बोलो। 3x² -36, 3x² -36 इक्वल टू 12, इसको भी सॉल्व करना है। और एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, क्या है, जल्दी बोलो, x² -1 इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन भी आपको वर्क के रूप में देता हूं, x/2, क्या देता हूं, x/2 इक्वल टू 8/x, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूं, हेलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं थोड़ा सा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या करूं, तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो 16। अब ये सॉल्व करना मुझे नहीं आ रहा है, क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। कितने क्वेश्चन का आंसर दिया पहले ये बताओ, आप कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। अब पहले ये लिखो कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 1 2 3 4 5, कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने, पहले ये बताओ, उसके बाद आगे जाऊंगा। पहले ये बताओ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, चलेगा। क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। पर ध्यान रहे, इंगेज रहना, बराबर इंगेज रहना, कंटिन्यू पढ़ते रहना, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, 2 इंटू x² x -9, 2 इंटू x -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162, इसको सॉल्व करना है। अच्छा क्या लगता है मैं सॉल्व करूं क्या इसको, कभी नहीं करूंगा, चेक करके दिखाता हूं। ये लिखा है x -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो 162/2, 2 8 जा 2 1 जा, यानी ये लिखा है x -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखा है। बच्चों जल्दी बोलो, यानी कि इसको लिख सकते हैं x -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर, जल्दी बोलो, तो इसको लिख सकते हो आप दोनों वर्गमूल लेने पर, क्या लिख सकते हो, वर्गमूल लेने पर, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो क्या हो जाएगा x -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा +-9। एक बार x -9 इक्वल टू 0, सॉरी +9 प्लस लेने पर, और एक बार माइनस लेने पर क्या करना, वैल्यू सॉल्व करके मुझे क्या करना, कमेंट करना। जल्दी बताओ क्या करोगे, 2 ही लाइन तो बचे हैं, ये दोनों लाइन आपको कमेंट करना, जल्दी करो भाई, कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना बच्चों, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, ओके ओके, कम से कम 1 घंटे सेशन लूंगा मैं, ध्यान रहे 1 घंटे से कम का सेशन नहीं लूंगा,
कमेंट करो पहले, तब आगे बढ़ूंगा। जब तक कमेंट हमको दिख नहीं जाएगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। जब तक कमेंट हमको दिख नहीं जाएगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। हाँ, फिर से बोलता हूँ, अगर आपको बेनिफिट भी हो रहा है तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किया आपने, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक किया, बहुत बढ़िया। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। चलो जल्दी करो, शेयर करो तब क्लास लो। जल्दी करो, शेयर करो भाई, उसके बाद सेशन में आओ। ओके गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी। बस क्या करना है, कंटिन्यू बने रहना है। क्या करना है, कंटिन्यू बने रहना है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान क्वेश्चन है ना। और ये जानते हो 2014 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन था आपके बोर्ड पेपर में। अब सोच के बताओ कैसे पेपर आते हैं। आज से ही किसका एग्जाम का जो बुखार होता है ये आज ही भगा दो इसको। जल्दी बोलो, क्या करो, एग्जाम का बुखार आज ही खत्म कर दो। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने का मन कर रहा है, कर दूं क्या? एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है सॉल्व कर दूं, बोलो जल्दी, कर दूं क्या? कर दूं क्या? एक प्यारा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लग रहा हो टफ है, पर टफ नहीं है। लिखता हूं x/3 प्लस 3/x इक्वल टू दे रखा है x/12 12/x, x/12 और प्लस 12/x। इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 अपान 3x इक्वल x स्क्वायर 12 सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, x स्क्वायर और 12 144 प्लस 144 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स यानी 12x। ध्यान से देखना क्या है 12x। अच्छा 3x 1 जा 3x 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ क्या है x स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन बना के छोड़ने वाला हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। अच्छा ये जो डिवाइड में है ये आएगा मल्टीप्लाई में और इक्वल हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 144, x स्क्वायर प्लस 144। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। समीकरण बना के छोड़ूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 30, ये x स्क्वायर लिखा है 4x स्क्वायर 4 9 जा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। एक काम करते हैं, सबको एक साइड कर लेते हैं, या फिर 4x स्क्वायर माइनस इस x स्क्वायर को इधर ले लो आप 3x स्क्वायर, इधर आ जाओ 144 प्लस में है और इस 36 को भी इधर ले लो, 36 को इधर ले लो आप, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। कितना बचेगा 3x स्क्वायर। 144 में से 36 माइनस करो तो जल्दी बोलो 8 आएगा। क्या आएगा 108 आएगा। अच्छा माइनस कर दूँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा और 1 बचेगा 108। एक काम करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। जल्दी बोलो 3 3 जा 9 3 6 जा 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 तो x इक्वल टू अंडर रूट 36 और जब x का मान निकालोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 6 आएगा। जल्दी बोलो x का मान एक बार प्लस 6 आएगा और एक बार x का मान माइनस 6 आएगा। जल्दी बोलो क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? आपने जब इस क्वेश्चन को देखा रहा होगा तो आपको भारी लगा होगा, लेकिन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं बच्चों, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं? क्लियर आपको दिख रहा है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आप प्रॉपर अगर देख पा रहे हो तो कमेंट करो फटाक से। आपको अगर प्रॉपर दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है तो फटाक से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। अगर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो क्या करो कमेंट करो फटाक से। क्या करो फटाक से कमेंट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? बहुत बढ़िया। देखो एक बात बता दूं, नोट्स अभी से बनाना शुरू करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ब्रीफली कोई नहीं समझाएगा। क्या बोला मैंने? इतना ब्रीफली कोई नहीं समझाएगा, बहुत तेजी से ये चलने वाला सेशन है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। अब हम चलेंगे मिश्र द्विघातीय समीकरण। किसकी बात करेंगे? मिश्र द्विघातीय समीकरण। मतलब ऐसे समीकरण की बात करेंगे जहां मिक्सचर के रूप में होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मिश्र चलो अच्छा लिख देता हूं पहले। मिश्र द्विघातीय समीकरण,
ठीक है ना। अब ये अगर मिक्स्ड द्विघातीय समीकरण मतलब मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं क्या है, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए या इनके मूल ज्ञात करने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला होता है गुणनखंड करके। क्या होता है? गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल निकाले जाते हैं। कैसे? गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। क्या करके? फैक्टर बना करके, फैक्टराइजेशन रूल से हम क्या करते हैं, इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो होता है वो पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, क्या करके? पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पूर्ण वर्ग मतलब कुछ जोड़ना पड़ सकता है, पूर्ण वर्ग बनाकर कुछ जो पूर्ण वर्ग बनाकर कुछ जोड़ करके, कुछ घटा करके, हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर करके आपको उसको होल स्क्वायर के रूप में लाना होता है। और जब वो होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है उसके बाद आप सॉल्व करते हैं। और एक द्विघात सूत्र के द्वारा, क्या? द्विघात सूत्र का यूज करते हैं हम। किसका? सूत्र का उपयोग करके, उपयोग करके। जल्दी बोलो भाई, कमेंट करो। कितने टाइप्स हैं? किसी भी मिश्र द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 3। कितने तरीके हैं? 3। पहला है आपका, जल्दी बोलो, पहला है आपका फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके। क्या? फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके आप बना सकते हैं। दूसरा मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, क्या आपने इतनी कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अगर क्लियर समझ में आ गया है तो एक बार क्लियर करें, फटाक से मैसेज करें, फटाक से मैसेज करें, आप फटाक से मैसेज करें, हम आगे बढ़ें। तो बच्चों, द्विघात समीकरण जो मिश्र द्विघातीय समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को सॉल्व करने के हमने बताया आपको कि 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? गुणनखंड होते हैं यानी कि फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बना करके। और तीसरा है आपका विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, नेक्स्ट लेक्चर जो चलने वाला है वो आपका वो इन तीनों फार्मूले पर चलेगा कि इन तीनों मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप यूज करेंगे, कैसे आखिर गुणनखंड करेंगे, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, मतलब बीच वाले टर्म को, मतलब ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 में b को कैसे ब्रेक करें, इस b को ब्रेक करके a और c के टर्म में कैसे लेके आए कि जिससे ये क्या हो जाए, कॉमन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कॉमन बन जाए और जिससे आप कॉमन लेकर के आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएं। ये कौन सा तरीका होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? पूर्ण वर्ग बना करके। अगर कोई समीकरण पूर्ण वर्ग है ही नहीं तो आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? कौन कौन से ट्रिक्स है यूज करेंगे आप? क्या जोड़ना पड़ सकता है, क्या घटाना पड़ सकता है? आखिर किसी समीकरण में कैसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ दूं मैं, ये कैसे पता लगाएंगे कि इसको जोड़ने पर ये स्क्वायर बनेगा? इन सारी चीज़ों को ब्रीफली जानने समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसका यूज करके आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। कमेंट करके बताएं आप कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इस सेशन का कितना फायदा आप उठा पाएंगे, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको कमेंट करके, टाइप करके प्यार से स्मूथली बताना चाहिए। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी आप कमेंट करें और मैं सेशन को एंड करूं, जल्दी करें। हाँ, एक बार और, अगर आपको पावरफुल लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं मिलना चाहिए, आपके फ्रेंड को भी मिलना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट, हैप्पी थॉट्स, बाय बाय, टेक केयर।